अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें हासिल करने के साथ वफाक में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की इस एतमाद की वजह क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सियासी रचाकशी के साथ साथ रूठों को बनाने का सिलसिला भी जारी है। तो सियासी रहनुमाओं से गैर मुल्की सफीरों की मुलाकात तक का माजरा क्या है, और इसके साथ बात करेंगे कि आइंदा हफ्ता दो सियासी रहनुमाओं के लिए बहुत ज़्यादा अहम तस्वुर किया जा रहा है। सब नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर क्यों जमी हुई हैं, और इसके साथ बात करेंगे कि आर्मी चीफ के साथ उलमा इकराम ने मुलाकात की और इस मौके के ऊपर एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया कि रियासत के अलावा किसी इदारे या ग्रोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उलमा व मशाइख गुमराह कुन प्रोपेगंडे का तदारुक करें और उसके साथ साथ अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 5 अरब रुपए का कौन सा मनसूबा शुरू करने की तैयारी कर ली है, और उसके साथ साथ अदालतों में सालों मुकदमात लटके रहते हैं और इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ शहरियों को लाखों रुपए वकला को फीसें भी अदा करना पड़ती हैं। अब कराची और उसके साथ इस्लामाबाद में एक ऐसा सिस्टम तश्कील दिया जा चुका है जिसके ज़रिए से सिर्फ चंद दिनों में आप अपने तनाज़ात को हल कर सकते हैं। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे असदुल्ला खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। उसके साथ स्काइप पर हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब, और उसके साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उज़्मा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त जब अभी इलेक्शन का मोमेंटम अभी बनना बाकी है, कंपेन चलना है, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने एक रिजल्ट दिया है। वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून 120 से 125 नशिस्तें हासिल करेगी और उसके साथ साथ वफाक में हम सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। इतना जल्दी ये फाइंडिंग कैसे उनको देना पड़ गई? जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने मुझे इनवाइट किया। हरगिज भी ये कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब से मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर बनी हैं, वो पूरी पार्टी के साथ उनकी वो जो तंजीम साजी जारी है, मुतहर्रिक हैं। हर हलके में आपको पहले भी उन्होंने बताया है कि हमारे पास कम से कम 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ग्राउंड पे हमने बहुत सारे सर्वेज भी करवाए हैं, और आपको पता है कि ये तो एक बड़ा बड़ा महतात, मैं तो कहूंगी, इन्होंने नंबर दिए है राना साहब ने। आपको पता है 126 सीटें थी जब 2018 में इलेक्शन हुए हैं, तो अगर 125 अगर अभी कह रहे हैं तो इसमें तो कोई खास वो मेरे ख्याल में कोई अनहोनी बात नहीं है। ये तो एक मुहतात उन्होंने नंबर दिया है। और आपने 21 अक्टूबर को देख लिया था कि किस तरीके से पूरा लाहौर चौक हो गया था। पूरे पाकिस्तान से काफले आए और 40-40, 50-50 मील दूर तक लोग जो थे वो एंटर ही नहीं कर पाए लाहौर। तो ये देखें कि जब पूरे पंजाब में, और फिर मैं खुद लाहौर डिवीजन की कोऑर्डिनेटर थी खवातीन के लिए, और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब गई, वहां पे एक वोट नून लीग का टच से मस नहीं हुआ। सब वहीं खड़े हैं जहां पे मियां साहब छोड़ के गए थे। तो ये तो नहीं उज़्मा साहबा, क्या आपके नून लीग के एतमाद की वजह ये तो नहीं है कि पीटीआई जो आपकी सबसे बड़ी, आपकी सख्त हरीफ जमात थी, वो आप उसको जिन हालात का सामना है, और उसके साथ जो बाकी राइट लेफ्ट इलेक्टेबल्स थे उनको भी आपने वेलकम किया है, पीपल्स पार्टी को आपने बिल्कुल एक कॉर्नर कर दिया, और यही बुनियादी वजह है कि आपने वर्किंग कर ली है पहले से ही। कितनी हमारी सीट्स होंगी नेशनल असेंबली की? देखें, नेशनल असेंबली में आपको पता है कि अब चूंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, तो ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि आप जाते हैं, आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ इल्हाक भी करते हैं। अगर सीट एडजस्टमेंट्स का मामला हो वो भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक नंबर गेम होती है। आपके पास एक 172 का नंबर आएगा तो फिर आप हुकूमत बनाने के काबिल हो सकते हैं। तो हमने अपनी जो सीटें हैं उनका भी अंदाजा लगाया है, और उसके अलावा जो हमें सीटें चाहिए वो भी आपके सामने है, किस तरह से ज्वाइनिंग्स हो रही हैं बलूचिस्तान में, जिस तरह से एमक्यूएम आए उनके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है। पीपल्स पार्टी को हमने बिल्कुल कोने में नहीं लगाया। ये खुद पता नहीं क्यों रोने पीटने पे आ गए। भाई आप अब जाएं और इलेक्शन की तैयारी करें। आप अब बिलावल साहब निकले हुए ना, जल्द से जुलूस कर ही रहे हैं, तो कोने में किसने इनको लगाया? किसी ने नहीं। बिल्कुल ठीक। पता नहीं कोई इनको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो गया क्यों, और वो शायद इस वजह से क्योंकि ये अपने जहन बना के बैठे हुए थे
कि अगला पीएम जो है वो बिलावल होगा। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद मेरे ख्याल में सारी इनकी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है। अब मैं तो बिल्कुल हमदर्दी ठीक। कर चले सकती जरा हूँ, और कादिर मैं क्या कह मंदोखेल साहब सकती से जान लेते हैं। मंदोखेल साहब, आपने भी सुनी होगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब की। उन्होंने तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे, वो पहले अनाउंस हो चुका। अब उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद भी बता दी, और अब नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पर औस पड़ चुकी है। तो पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें फिर कंपेन तो अब उनको करने की जरूरत नहीं रही कि पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर हुकूमत नून लीग की अनाउंस हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है, किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है। 54 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक शख्स जो अदालतों से नायल हो, सजा याफ्ता हो, और वो लंदन में बैठ के दावा करे कि मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने 125 से 120 सीटों का दावा किया है, तो क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? चीफ मिनिस्टर भी इनका है निगरान, और निगरान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के भाई ने जो है ना वो शमूलियत की नून लीग में, और काकड़ साहब तो पहले ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। तो आप ऐसी सूरत में क्यों फजूल के इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज कर रही है इलेक्शन का? ये ड्रामा बंद कर ले और ऑडिट जारी कर दे, सजा याफ्ता वज़ीर आज़म और चारों सूबों के वज़ीर आला इनकी, अल्लाह अल्लाह खैर सला। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मेरी बहन जो बता है कि ये क्यों रोने पिटने पे उतर आई पीपल्स पार्टी। रोने पिटने पे नहीं है, हम उन कुव्वतों को जिनको कल परसों तक आप बदले ले रहे थे, गालियां दे रहे थे, क्या आप उस बात पे आप कायम हो कि नहीं हो, उनको बताना चाह रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को बताना चाह रहे हैं कि आप जो अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, और आपने तरक्याती कामों में पाबंदी लगा ली सिंध में, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग में पाबंदी लगाया, जो कि आपका आईनी और कानूनी कोई हक नहीं जब तक आप शेड्यूल अनाउंस करें। निगरान हुकूमत ने सिंध के तमाम ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफर कर दिया, और तरक्याती काम, मेरे एक स्कीम है पानी का, मेरे हल्के का जो शहबाज शरीफ साहब का और मिफ्ता इस्माइल का भी हल्का है, वहां 50 करोड़ पानी के लाइनों का 2 साल से वो टेंडर पेंडिंग है, उसको भी रोका गया। दूसरी तरफ पंजाब की निगरान वज़ीर आला के तरक्याती काम चला, उसको भी छोड़िए। अभी पिछले 10 दिन पहले वज़ीर आज़म निगरान हुकूमत ने 29 अरब रुपए जो है ना वो तरक्याती काम मंजूर की। आप मुझे बताओ, कभी आपने जिंदगी में देखा कि निगरान वज़ीरा काबीना भी तरक्याती मंदोखेल साहब, जो अभी पैसे जारी हो रहे हैं तरक्याती मंसूबों के लिए, जब आप पीडीएम का हिस्सा थे उस वक्त आपने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, उसी तरमीम का सहारा लेकर अब सारे काम हो रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को ऑनरशिप तो लेनी पड़ेगी सारे इकदाम की। अच्छा, अवल तो तरमीम सारे काम के नहीं थे, तो अगर आप समझ रहे हो कि सारे काम तरमीम का, तो फिर ऑर्डिनेंस जारी कर देना। वो ऑन गोइंग मंसूबों को उसमें डाल दिए, उसके अब अंडर कवर सब कुछ चल रहा है। एक बात, अब अगला सुन ले सोहेल साहब। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, वकील हूं सुप्रीम कोर्ट तक। आप मुझे बता दे, एक नायल शख्स सजा याफ्ता, मैं नहीं कहता हूं उसका केस सच्चा है, मुझे बताओ। वो तो आइंदा हफ्ते खत्म हो जाएगा सर, 21 को समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, समाअत तो देखी जाएगी, समाअत भी ऐसी होगा जैसा अभी आप लोग बातें कर रहे हो। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर किस कानूनी, अखलाकी और आईनी हैसियत से वो एक सजा याफ्ता शख्स मिले? नंबर एक बात, किस कानूनी और आईनी हैसियत से एक डीआईजी बेशर्मी से पाकिस्तान की वर्दी पहन के हल्फ लेके वो एक मुजरिम को सल्यूट कर रहा है? फिर नादरा का स्टाफ एयरपोर्ट पे जाके उनसे अंगूठे ले, जरा आइए ना जेलों का दौरा कर ले, मैं आपको ग्वादर ले चलता हूं, मैं आपको बलूचिस्तान ले चलता हूं, आपको कराची ले जाऊं, वहां बड़े बड़े मुजरिम बैठे हुए, मुजरिम नहीं बल्कि छोटे छोटे मुजरिम है, जो साइकिल चोर, बकरी चोर, हजार, उनको भी ये बेशरम डीआईजी जो ना सल्यूट करे। इसकी वर्दी तो पहले दिन उतारना चाहिए। मैं ये सारी बातें इस वजह कर रहा हूं, इलेक्शन हारने के बाद हर पार्टी इल्जाम लगा रही है। हम तो 3 महीने पहले ये सारे आईना दिखा रहे कि अगर आपने ऐसे इलेक्शन कराना हो तो ये फजूल के एक्सरसाइज बंद ठीक है, ठीक है। मैं जरा अब्दुल्ला खान साहब से पूछता हूँ। अब्दुल्ला खान साहब, अगर ऐसे ही इलेक्शन करवाने हैं जो कादर मंदोखेल साहब कहते हैं, फिर कहते हैं पैसे अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, और आपसे जानना चाहूंगा जो राना सनाउल्लाह साहब और नून लीग का जो एतमाद है, वो सिर्फ उसकी यही बुनियादी वजह है कि सामने पीटीआई जो उनकी सख्त सियासी हरीफ है वो नहीं है, ये कुछ और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो पहले ही नतीजा जो है वो डिटरमिन कर चुके हैं और अब मरहलावार उस नतीजे को सुनाने का सिलसिला भी जारी है? देखें भट्टी साहब, पंजाब में जो टोटल नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उनकी तादाद है 141, और उन 141 में से अगर राना सनाउल्लाह साहब की कैलकुलेशन ये है कि वो 120 से 125 सीटें जीत सकते हैं, तो पीछे बची 15 से 21 सीटें, यानी अगर 125 सीटें जीते हैं तो 16 सीटें बचती हैं, और अगर 120 सीटें जीतते हैं तो ये 21 सीटें बचती हैं।
तो ये 16 सीटें वो किसको दे रहे हैं, यानी उनकी कैलकुलेशन फिर बाकियों के लिए भी होगी। क्या उनमें से वो समझते हैं कि 6 सीटें पीपल्स पार्टी जीत जाएगी और बाकी 7 सीटें बाकी तमाम जमातें मिलकर जीत जाएंगी। दूसरी बात यह है कि हमेशा एनालिसिस जो है वो सीट टू सीट एनालिसिस होता है। आपको पता होता है कि आपने किस सीट पर अपना कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से कौन सा उम्मीदवार सामने आया। अभी तक नून लीग ने अपने उम्मीदवारों के टिकट फाइनल ही नहीं किए, और अगर उन्होंने टिकट फाइनल कर भी लिए हैं तो दूसरी जमातों ने फाइनल नहीं किए। यानी अभी राना सनाउल्लाह साहब को यह पता ही नहीं है कि उनके जो है वो राजा रियाज के मुकाबले में पीटीआई का कौन सा उम्मीदवार है। दरखास्तों की भरमार हो चुकी है और एक ही जगह पे 3-3 4-4 तगड़े उम्मीदवार उनके पास तो हैं, लेकिन चले उन्हें ये तो नहीं पता ना कि वो तगड़ा उम्मीदवार जब उतारेंगे तो जवाब में तहरीक इंसाफ कौन सा उम्मीदवार खड़ा करेगी या पीपल्स पार्टी कौन सा उम्मीदवार खड़ा करेगी। चले पीपल्स पार्टी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहरहाल तगड़े उम्मीदवार रखती है ना, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ वोट लेने ही होंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब को जब ये पता ही नहीं है कि मुकाबले में उम्मीदवार कैसे है, तो उनकी जो कैलकुलेशन की बेस है वो क्या है। चूंकि मैं समझता हूं कि उनके पास कोई बेस नहीं है, तो ये एक हवाई फिगर है। ये बिल्कुल वैसे ही फिगर है जैसा 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में राना सनाउल्लाह साहब ने 18 सीटों का दावा किया था। याद रखिए, उनका दावा मौजूद है 18 सीटें हम जीतेंगे। और हम जब ये कैलकुलेट, हम हर हल्के में जाके ये कैलकुलेट करके बता रहे थे कि 13 से 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत सकती है, तो कहा जा रहा था कि जी ये एनालिसिस गलत है। और हमने देखा कि 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई थी, और वो भी तकरीबन 16 जीत गई थी। एक आध सीट पर तो चंद वोटों का, 40-50 वोटों का फर्क पिंडी वाली सीट पर रह गया था। तो राना साहब की कैलकुलेशन तो उस वक्त भी गलत साबित हो चुकी है, और आज वो ये दावा कर रहे हैं तो उसकी बेस मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब खुद कुछ अर्सा पहले ये कह चुके हैं, कुछ दिन पहले उनकी स्टेटमेंट थी कि जी देहातों में तो कोई मसला नहीं है, हाँ तहरीक इंसाफ की शहरों में कुछ सपोर्ट मौजूद है, उसको देखना पड़ेगा। तो अब ये शहरों के जो सीटें हैं, ये 141 में से ये कोई 30 to 35% सीट शहरों की बनती हैं। तो क्या इन 35% सीटों पर भी तहरीक इंसाफ को कोई जीत नहीं मिलेगी? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस एंगल से जानना चाहूंगा। मुख्तलिफ सियासी जमातें दावा करती हैं, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, बाकी जमातों को भी ऐसा दावा करने का हक हासिल है अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए, अपने आप को थोड़ा एक पोटेंशियल कैंडिडेट शो करने के लिए। लेकिन इसके साथ जब ये आप वर्किंग करके एग्जैक्ट फिगर्स रिलीज करना शुरू कर दें कि इस पंजाब में, केपी में, सिंध में हम इतनी सीट्स हासिल करेंगे, मरकज में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे, तो इसका ओवरऑल वोटर्स के माइंड के ऊपर, वोटर्स के ट्रेंड के ऊपर कोई असर पड़ता है ऐसी स्टेटमेंट का? देखिए भट्टी साहब, आपने 2013 के 10 बजे एक विक्ट्री स्पीच हुई थी आपको 2013 के इलेक्शन डे पर। रात को शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर एक स्पीच की थी और कहा था कि जी ये हैं वजीर आजम और मैं हूं पंजाब का वजीर आला। और अभी कोई मेरा ख्याल है 30-40% सीट्स के रिजल्ट्स आए थे, अभी रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू ही हुआ था। रात को 9-10 बजे उन्होंने ये विक्ट्री स्पीच दे दी थी। तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ कुव्वतों को, ब्यूरोक्रेट्स को और बाकी, और कहा था 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो फिर जो है वो चीज़ें हुकूमत चलाने में आसानी रहेगी और तब आप कानून साजी कर सकते हैं। तो ये पैगाम उन्होंने दिया था। आज हो सकता है कि वो ये असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एक पैगाम वो अपने उन इलेक्टेबल्स को भी देते हैं। नून लीग वाले वो ये समझते हैं कि इलेक्टेबल्स को अगर हम ये पैगाम देंगे कि जनाब सत्ते खैरा हैं, हमसे चीजें तय हो गई हैं, हम ही जीत रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, तो फिर इलेक्टेबल्स को कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है और किसी और पार्टी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारे पास ही आना चाहिए। ठीक। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं। लेकिन अभी तक जितने सर्वेज हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हुए हों, चाहे वो ग्राउंड पर हुए हों, चाहे वो किसी तंजीम ने किए हों, चाहे वो एंकर्स ने किए हों, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग गए हों, वो तमाम के तमाम सर्वेज वो 70 से लेकर 90% तक के रिजल्ट अभी तक हमने देखा तहरीक इंसाफ के हक में रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये तो आगे जाहिर बाकी सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली बना रही हैं, उसका क्या आउटकम होगा, और सर्वे अक्सर उनके नताइज गलत भी होते हैं। उस्मान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पीपल्स नून लीग का एतमाद अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पीपल्स पार्टी मुसलसल सख्त तनकीद का निशाना बना रही है नून लीग को। बिलावल ने अब तो नून लीग को महंगाई लीग करार दिया है, और उसके साथ बिलावल ने गुज़श्ते रोज कहा कि अगर सिलेक्शन हुई तो अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसे आपकी जीत इंप्लीमेंट हो सकेगी? पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत अभी से चीजों को पॉइंट आउट कर रही है, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। चेयरमैन है जी, तो मुझे क्या पीटीआई फ्यूचर में टिकट का वादा किया हुआ है? मुझे कोई सियासी तज्जियाकार तो नहीं लग रहे, मुझे तो ये टोटली वन साइडेड इनकी मुझे कहानी नजर आ रही है। उनकी अपनी असेसमेंट है जी। तज्जियाकार जो होता है वो न्यूट्रल। उस्मान साहिबा, मैं पिछले 4 इलेक्शंस ना फील्ड में जाके कवर कर चुका हूं। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं, मैं सिर्फ आप जो मुझे जाती हमला किया ना आपने, जरूर
उस्मा साहब, आपने मुझ पर चूंकि जाती हमला किया ना, आपने मुझे टिकट का हकदार करार दे दिया है। चलिए, जब आपसे जवाब ले लेंगे, आपसे जवाब ले लेंगे, पॉइंट मुकम्मल कर लें। उस्मा साहब, आप पॉइंट मुकम्मल कीजिए। कोई इलेक्शन शायद नहीं लड़ा होगा, मैंने 4 इलेक्शन कवर किए हैं ग्राउंड पे जाके। न्यूट्रल तजियाकार ये लाडले न्यूट्रल होता है। हैं, तजियाकार ये नहीं होता, ये नहीं कहता कि एक पार्टी वो है वो हर सर्वे में हर सीट से जीत रही है। तजियाकार ये नहीं कहता है, ठीक है। दूसरे मैं आपको शुरू करूं पहले कि वो जो 15 सीटों की हम बात कर रहे हैं बाय इलेक्शंस की, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो भाजपा डॉक्ट्रिन के मुताबिक वो 15 सीटें हमें हरवाई गई थी। अगर वो पंचायत ना लगती जो सुप्रीम कोर्ट ने लगवाई थी, तो अगर हमजा शहबाज को ना कॉर्नर करके मनवाया जाता तो ये इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। उसके बगैर साहिबा, आप उस डॉक्ट्राइन का हिस्सा भी थी, हमजा शहबाज की ही रहनी थी। दूसरे मैं आपको बात बताती चलूं कि ये जो पीपल्स पार्टी ये जो सोशल मीडिया के जो सर्वेज हैं, ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें बॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से इसमें वोट्स खरीदे जाते हैं, और फिर वो अपने आप को मैंने भी ये इस तरह के फजूल किस्म के बहुत सारे सर्वे देखे। पीटीआई 91%, मुस्लिम लीग नून 1%। कमाल है। तो खुदा का वास्ता है, अगर आप चलें ठीक है, सर्वे के नतीजे को तो अभी हम मान नहीं रहे, ये हाइपोथेटिक होंगे, ठीक है। लेकिन अगर नून लीग इतनी पूरे इत्मीनान है तो फिर इलेक्टेबल्स को क्यों जाके पिक एंड चूज किया जा रहा है? इलेक्टेबल्स के पास जाने की क्यों जरूरत पेश आ रही है, और वो भी इलेक्शन से पहले ही इतने बड़े पैमाने के ऊपर इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं? मैडम, नून लीग के दावे की बुनियाद क्या है? नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि इलेक्टेबल्स ने क्या जुर्म किया है? अगर बलूचिस्तान में कुछ लोग हैं जो कि सियासी हैं और वो हर हुकूमत में वो कहीं ना कहीं आपको असेंबली में नजर आते हैं, तो उनके साथ अगर आप जाके तो एक अंडरस्टैंडिंग, और वो क्यों आए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ? वो उनकी परफॉर्मेंस देख के आए। आप 1998-99 में देखें कि कोस्टल हाईवे की बुनियाद उन्होंने रखी मियां नवाज शरीफ ने। जी, आप देखें नून लीग के बहुत सख्त बयानात मौजूद हैं बाप पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब ने बनवाई। आप ये देखें कि 400 स्मॉल डैम्स जो इब्तिदा किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान में किया। किसने बनाई यूनिवर्सिटी कैंपसेस पशीन, गवादर, पसनी में? नवाज शरीफ साहब ने बनाए। तो अगर वो समझ रहे हैं कि ये डेवलपमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे एक डिप्राइव्ड प्रोविंस को, तो अगर आए 30 के करीब ज्वाइन, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उसमें सिर्फ बाप नहीं था, उसमें बीएनपी भी थे और भी इंडिपेंडेंस थे। तो बात सारी प्रॉब्लम ये है कि ये सारे लोग जो थे, पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने पहले समझा हुआ था कि ये सारे साउथ पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं या बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये सब आके पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने नहीं जाना पीपल्स पार्टी के साथ, तो अब इनके पास बचे कुछ एक आध जो रह गए उनकी ये ज्वाइनिंग करवा रहे, तो करवाएं, हम तो खुश हैं। पीपल्स पार्टी ने एक ज्वाइनिंग अभी करवाई है बलूचिस्तान से, पीपल्स पार्टी ने एक ज्वाइनिंग कराई है अभी एमक्यूएम से, तो करें ना। ये तो सब सियासी पार्टियों का हक बनता है। तो आप नून लीग को क्यों आप टारगेट करते हैं भाई? हम भी तो एक सियासी जमात है। चलिए ठीक, आपका हक है, ठीक है, आपका हक है। उस्मान साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कादिर मंदोखेल साहब से उनका जवाब भी लेंगे, कुछ सवाल भी पूछेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, कादिर मंदोखेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी अगरचे पंजाब में उस तरीके से मुतहरिक होते हुए दिखाई नहीं दे रही अभी तक, लेकिन केपीके का आपकी लीडरशिप ने रुख किया हुआ है और वहां पर जाकर लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। लेकिन अरबाब आलमगीर साहब, आसमा आलमगीर साहिबा बहुत पुरानी पार्टी की रहनुमा हैं, पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी रही है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से राह जुदा कर ली, तो केपी के अंदर भी कोई बड़ा रिस्पांस मुश्किल है आपको मिल सके वहां से? देखिए, मेरी बहन ने बहुत सारी बातें की है, अगर उन बातों पे आप गौर कर ले जी तो आपको नजर आ जाएगा। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं, इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है और कराने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आगे तकाज़ा तो पूरा होना है सर। ख्वाजा आसिफ ने रात 12 बजे फोन किए जनरल बाजवा को और फिर वो जीत गए। आप बताओ, हम तीनों, बल्कि मेरी बहन समेत हम पांचों बैठे हैं, हमारे कोई थानेदार तक रिसाई है? वो आर्मी चीफ को फोन कर रात 12 बजे और रिजल्ट भी उसके हक में आ जाता है, उस्मान डार हार जाता है। उसके बाद आज दूसरी खबर आ गई, फवाद हसन फवाद जो निगरान वजीर है और नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आज चीमा जो निगरान वफाकी वजीर है शहबाज शरीफ बरी हो गए, अदालतों के दरवाजे भी खुल गए उनके लिए। और तीसरी बात जो बलूचिस्तान की बात उन्हें की है, तो मैं क्यों गिला न करूं कि यही बलूचिस्तान के लोग थे जो सारे के सारे पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है।
वो कहां से मैसेज आ गया कि वो रातों रात उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर दिए, जबकि ये लोग सारे आपको छोड़ चुके थे। फिर आपने पंजाब की बात की है, आपको याद होगा जरदारी साहब जब पंजाब में बैठ गए, पीटीआई में जो पीपल्स पार्टी के लोग गए हुए थे, मैं कहता हूं 90% पीटीआई में पीपल्स पार्टी के लोग थे, और बल्कि आज भी कुछ बाकी है। वो जब धड़ाधड़ जो है ना वो पीपल्स पार्टी भी शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, तो आपने आईपीपी बनवा लिए। आज बड़े मजे से अमेरिकन सफीर भी डोनाल्ड बूम दोनों सजा याफ्ता लोगों से मिल रहे हैं। जरा ये भी जरा देख ले, ये अजूबा भी आपने देखा। नवाज शरीफ एक और ऐड कर लीजिए, यूसुफ रजा गिलानी से भी मिले हैं। अच्छा चलो तबरक के तौर पर मिल गए होंगे ना, मेरी खबर नहीं है, ठीक है। तो वो तो मुल्तान में बैठे हुए, आपको खबर कैसी आगे, चलो मिल गए होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस बात की निशानदी कर रहे हैं? इसी वजह से हम ये कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं जी, प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज भी अपने आंखें खोले और इलेक्शन फेयर कराने की कोशिश करे, आज भी टाइम में है। और फिर अभी अदालतों से फैसले है ही नहीं है, और पहले से ये बगले बजा रहे हैं। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म, वो भाई आपको पता है, आप तो पहले जो नेब ऑर्डिनेंस था जिसके लिए आप खुश हो रहे थे, वो तो नवाज शरीफ साहब के आने से एक दिन पहले जो ना वो खत्म हो गया, जो बैक डेट की जो केसेस थे। आपको पता है उस केस का नेशनल असेंबली में मैंने शोर मचाया, बिलावल साहब ने सारे उनके पास आ गए। आपकी बिलावल साहब की स्पीच याद दिला दूं, उन्होंने ये कहा कि इस ऑर्डिनेंस की, इस तरमीम की जरूरत नहीं थी, मगर चूंकि हम इत्यादी है लिहाजा हम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब टूटे हुए दिल से, हमने टूटे हुए दिल से इनके साथ 16 महीने गुजार लिए, इन लोगों ने वो हरकतें किए। ये क्यों नहीं कहता है उज़मा बीबी, ये बता दे, ये 16 महीने की जो ड्राइविंग सीट बैठा हुआ शहबाज शरीफ को कोई कारनामा तो बता दे हमें, पाकिस्तानी आवाम को कोई कारनामा तो बता दे जो उन्होंने किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वजारतें हैं, चाहे वो बिलावल साहब की वजारत खारजा, 16,000 अरब जो पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही थी जीएसपी प्लस, हमने उसके लिए रामवार की है। हमने सीपेक जो ना स्टार्ट करा दी, जो कि इन्होंने बंद कराई थी पिछली हुकूमत ने। हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात वापस। कादिर बंदोखेल साहब, चले मान लिया आप टूटे हुए दिल के साथ बैठे थे, टूटे हुए दिल के साथ 1-2 माह तो बैठा जा सकते हैं, 16 माह तक आप बैठे रहे, और जरदारी साहब का बड़ा लीडिंग रोल था सबको इकट्ठा करने में। भट्टी साहब थोड़ा सा आप अपने जो जर्नलिस्ट दोस्त उनसे पूछा, मैं चीखता रहा, लेकिन बात जी याद है हमें बिल्कुल जी। सुन ले पूरी जुमला सुन ले, मैं चीखता रहा हर वक्त, लेकिन मैं ये कहता था ये सारी वजारतें, माओन खसूसी, तमाम डिपार्टमेंट, सब अदारों के सरबरा क्यों दे रहे हो? मुल्क क्राइसिस में था, ठीक है, शहबाज शरीफ को ड्राइविंग सीट चलने दो, लेकिन मैं ये करूं इतनी सब कुछ फ्री एंड जो जरदारी साहब ने बिलावल साहब दिए, जरा वो एक कारनामा तो बता दे जो नहीं किए, एक भी चीज। और फिर दूसरी बात ये कह रहे बाप पार्टी मिल गए, एमक्यू मिल गए, आपको नहीं पता वो किसके इशारे पे अपना रुख बदल लेते हैं? आपको नहीं पता? ये हमारे दोस्त दूसरे बैठे हुए उसको नहीं पता, पाकिस्तानी आवाम जो देख रहे उसको नहीं पता। भाई ये सारी चीजें आप जो कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता, ये पीपल्स पार्टी है, हमने 80,000 घोड़े खाए। हम बिल्कुल ठीक है बंदोखेल साहब, ये हिस्ट्री आपके सबके सामने, थोड़ा मुश्किल से एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। एक जानिब बिलावल भुट्टो मुतहरिक हैं, दूसरी जानिब साउथ पंजाब में आसिफ अली जरदारी इंतहाई खुफिया तरीके से कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं। वो मुल्तान पहुंचे हैं, इतलात के मुताबिक मुल्तान कैंट में एक मरूफ सनतकार के घर नून लीग के जो उम्मीदवार है मुल्तान में, उसको काउंटर करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, उसके मुतालिक एक हिकमत अमली तरतीब दी गई। आसिफ जरदारी काफी मुतहरिक है, नून लीग से काफी पोटेंशियल थ्रेट है। क्या आपको ये डोनाल्ड ब्लूम नजर नहीं है? आपको ये तराजू का पल्ला नजर नहीं आ रहा है? आपने एक मुल्तान के जरदारी साहब कराची में बैठे हैं, भाई खुदा को मानो। नहीं, पिछले दिनों चेक कर लीजिएगा पिछले दिनों उन्होंने विजिट किया। अच्छा, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, सवाल असल ये था, आपसे पहले भी हमने पूछा था, आपने कहा था हम वेलकम करेंगे, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कोई मीटिंग्स, कोई मामलात, कोई सियासी इत्तेहाद, को जोड़ तोड़ हो सकता है पीपल्स पार्टी का? जी देखिए, पीपल्स पार्टी तो न चाहते हुए भी मुस्लिम लीग नून के साथ एहतियात की है। पीपल्स पार्टी ने न चाहते हुए 10 मरतबा एमक्यूएम से एहतियात की है। पीपल्स पार्टी कभी सियासी दरवाजे बंद नहीं करती है, आज भी हम नहीं करेंगे। हर जमात के साथ हम बराबरी के सतह पे अलायंस करने के लिए, सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टी हर तरह के साथ भी। लेकिन ये जो तराजू का पलड़ा है, ये अदालतों के जो दरवाजे खुलते 4-4 साल बाद, ये हम हरगिज़ ना बर्दाश्त करेंगे। और इंशाअल्लाह ये आ जाए, ये भले इसको कुर्सी पे बिठा दे, इंशाअल्लाह जाले असेंबली में आपको अपना किरदार बताएंगे और उनको बताएंगे कि आप बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमरीकी सफीर ने नून लीग के कायद से भी मुलाकात की है, और उसके साथ
आसिफ ज़रदारी साहब से बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है, जहांगीर तरीन से भी अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की है। इस मौके के ऊपर गैर मुल्की सफ़ीरों की बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातों का मुमकिन तौर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चलिए, मैं इस पर तो बड़ी सा बात करता हूँ, लेकिन मुख्तसर अगर आप इजाज़त हैं तो मैं एक दो चीज़ें पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, 2013 का जब इंतखाबात हो रहे थे, 2013 के इंतखाबात को कवर करने के लिए जब मैं फील्ड में गया और आकर मैंने ये रिपोर्ट दी, जो कि मेरे चैनल पे भी चली और इस वक्त भी वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर वीडियोस रिकॉर्ड्स की शक्ल में मौजूद हैं, जिसमें मैंने आकर कहा था कि जी तहरीक इंसाफ पूरा नारोवाल हार रही है, तहरीक इंसाफ गुजरांवाला हार रही है। जब मैं सियालकोट से होकर आया था तो मैंने आकर कहा था कि सियालकोट से नून लीग जीत रही है। उस वक्त ग्राउंड पे यही सिचुएशन थी जो मैंने आकर रिपोर्ट की थी, और उस वक्त मुझसे तहरीक इंसाफ के लोग नाराज हो गए थे, और ऐन मुमकिन है उनमें से किसी ने यह भी कहा कि ये तो नून लीग का तज्जियाकार मालूम होता है। और जब हालात मुख्तलिफ हुए तो फिर 2000, और ये जो उज़मा साहिबा कह रही हैं ना कि वो जनरल बाजवा ने इलेक्शन हराए थे, उज़मा साहिबा इसलिए ये बात कर रही हैं क्योंकि वो ग्राउंड पर गई नहीं थी किसी भी हल्के में। मैं वो उन 20 के 20 हल्कों में जाके ग्राउंड पर जाके मैंने प्रोग्राम्स किए थे, कवर किया था, और उसके एक एक हल्के को आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं किसी बुनियाद पर कह रहा था कि ये 5 सीटें हार जाएगी तहरीक इंसाफ, और ये 5-7 सीटें हारेगी, और वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी भी थी और 15 सीटें जीती भी थी। इसलिए हमारा एनालिसिस जो है वो ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पर होता है। वो 19-20 हो सकता है, वो 18-20 भी हो सकता है, उसमें वो चीजें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद, ये हमारे ग्राउंड पे गए एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होता है। ठीक, उज़मा साहिबा ने मुझे नहीं पता कि थोड़ा बताइए कोई इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, लेकिन ये तो मुझे यकीन है कि आप तैयारी कर रही हैं जी, कॉन्टेस्ट करेंगी, इलेक्शन हाउस में अपना रोल प्ले करेंगे। पता नहीं वो मेरा ख्याल है। अच्छा, अमरीकी सफीर का क्या माजरा है? अमरीकी सफीर की मुलाकात, देखिए ये मुलाकातें आपको इससे ज्यादा हैरत तो उन मुलाकातों पर हुई होगी कि जब यही लोग जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले थे कुछ अर्सा पहले। बिल्कुल। और चीफ, तो उस वक्त ये सवाल उठा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन शख्सियात से मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इंतखाबात में उन लोगों की दिलचस्पी इस कदर क्यों बढ़ रही है। और इस मुलाकात को, और फिर एक मुलाकात तो इसमें ऐसी भी हुई थी जिसमें वजारत खारजा ने मना किया था, जो दफ्तर खारजा की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप ये मुलाकात ना करें, और उनकी इस जो रिकमेंडेशन है उसके खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात की। वो शायद आलमी मुबस्सरीन भी ऑब्जर्व करते हैं इलेक्शंस को, तो शायद ये रीजन भी हो सकते हैं। उज़मा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ वक्त भी कम है, आर्मी चीफ से उलमा कराम ने मुलाकात की और ये एक बड़ा शानदार इनिशिएटिव था, और वहां पर आर्मी चीफ जनाब नासिर मुरीर की तरफ से ये उलमा कराम से कहा गया कि अपना वो रोल प्ले करें कि जो हमारे मुआशरे के अंदर जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है उसका तदारुक हो सके और हम अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को आप ख़त्म करें। तो इस वक्त मुल्क को अशद ज़रूरत है अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़त्म करने की, तो पोलिटिकल पार्टीज़ भी आगे बढ़कर अपना रोल क्यों प्ले नहीं करती, ताकि जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है, आवाम को मिसलीड किया जाता है और अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, ये सिलसिला ख़त्म हो सके। उज़मा साहब, आपसे देखिए, बात सारी ये है कि हमारी जो है उनको ये याद दिलाने की, ये अवेयरनेस दिलाने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त एक 5th जनरेशन वॉरफेयर को लड़ रहा है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर को लड़ रहे हैं। आपका ये जो स्मार्टफोन है ये किसी के हाथ में आता है तो कोई समुंदर पार बैठा भी उसमें वहां पे नफरतें फैला रहा होता है, आपके इदारों के खिलाफ जो है लोगों को उकसा रहा होता है, और वो जब तक आप इसको आप अवेयरनेस अवाम में पैदा नहीं करेंगे तो ये चीजें आप मिनहैसुल कौम काउंटर नहीं कर सकते। और उसमें उलमा का एक कलीदी किरदार है। आपको पता है कि हमारे जो उलमा हैं, हमारी एक इस्लामी स्टेट है और लोग हमारे बहुत मजहबी हैं और सियासी रहनुमाओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, और उनकी बात को लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा ऐसा कदम था आसिम मुनीर साहब ने जो लिया और सबको बुलाया और इन कॉन्फिडेंस कहा कि आप जाएं, आप मदरसों में जाते हैं, आप मसाजिद में जाते हैं, आप कम्युनिटीज में जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों के दिलों को जोड़ें और जो फेक न्यूज और जो प्रोपेगेंडा है, अब आप देखें ये उनकी मीटिंग हुई, साथ ही वो एक फेक न्यूज चलनी शुरू हो गई कि वो तो जी एक जो एक बुलेट प्रूफ उसके स्क्रीन के पीछे बैठ के उन्होंने उलमा से बात की। यानी कि इतनी फजूलियात हमारे सोशल मीडिया पे आती हैं और ये कौन कर रहा है, लोगों को है। बिल्कुल ठीक, असल जरूरत है ऐसे 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 अनासर को काउंटर करने के लिए और से अवाम के ज़हनों को तब्दील करने की जरूरत है। इधर वक्त का मैं उज़मा साहिबा कंक्लूड कर लें आप। एक आखिरी बात
मंदोखेल को प्लीज, मंदोखेल साहब को वो स्पीच सुना दे बिलावल साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ आप हमारे पीएम ज्यादा लगते हैं बनिस्बत अपनी पार्टी के, और इनको ये भी बताते चले कि कैबिनेट के सारे फैसले मुश्तरका होते हैं, वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, और उसकी जिम्मेदारी भी सारी कैबिनेट के ऊपर आती है, किसी एक बंदे के ऊपर नहीं आती। तो ये ना करें कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप, आप जिम्मेदारी पूरी कबूल करें। जी बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब वो तकरीर सुन लीजिएगा बिलावल भुट्टो साहबा की, उस्मा साहबा ने सजेस्ट की है। देखिए, मरियम नवाज साहिबा का भी तकरीर सुना दे बाप पार्टी के बारे में, और बिलावल साहब ने बिल्कुल कहा, मैं उसको ओन करता हूँ। और बिलावल साहब को, और हमें बड़ी उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन उसने एंड टाइम पे धोखा दिया हमको। ठीक है, धोखा इस बात पे भी दिए, न सिर्फ मुझे दिए, न सिर्फ बिलावल साहब को दिए, अपने हल्के को भी उसने धोखा दिए। K4 मंसूबा कराची का पानी का जो बूंद बूंद को तरस रहा था, उसके सुन ले मोहतरमा, सुन ले अकायद बता रहा हूं ना, हौसला रखे, तसल्ली रखे। उस्मा साहबा वक्त कम है, उस्मा साहबा वक्त कम है, कादिर मंदोखेल साहब को अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जी मंदोखेल साहब जी। कराची के पानी का जो क्राइसिस है, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, और खसूसी तौर पे मेरे हल्के NN-249 जो कि अभी 242 है, शहबाज शरीफ साहब 2018 में इसके मुकाबले में लड़ चुका हूं, और 2021 में मिफ्ता इस्माइल के मुकाबले में। बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। मैंने 10 मरतबा रिक्वेस्ट की उसकी PF को, उसको जाते खुद के वज़ीर आज़म साहब, आपका हल्का मेरा हल्का है कि पानी बूंद बूंद को लोग तरस रहा है, मुझे 1-2 पानी के प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस करना है। स्कीम बनाता K5 मंसूबा जो कि मेरे हल्के में और बिलावल साहब के हल्के में पानी आना था 50 अरब का, हमें हर तरफ से यकीन दहानी कराई कि बजट में पास होगा। जब बजट आ गया तो उसमें 1 रुपए नहीं रखा गया है, और जो K4 मंसूबा जो क्या उसे, तो मैं ये करूंगा कि मैं सुन लो, मैं ये कहता हूं, आज मैं उज़मा बीबी से ये कहना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब से आप रिक्वेस्ट कर ले मेरी तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब को लाइए बल्दिया टाउन कराची से मेरे मुकाबले में इलेक्शन कराने हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी जमानत ना जब्त करा दी है तो जो मर्जी बोल देना, बात ये, इसके अलावा 10 टीमों की और धोखा दी। जी मंदोखेल साहब, बस कुछ वक्त कम है, आपकी तजवीज पहुंच गई है मुस्लिम लीग नून तक, और उज़मा साहिबा इस पहुंचाएंगी नवाज शरीफ साहब तक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अब अदालतों में सालों मुकदमात लड़ने की बजाय, वकला को लाखों रुपए फीसें देने की बजाय, कौन सा ऐसा मुतबादल निज़ाम है जिसके जरिए से आप अपने तनाज़ात को 5 से 10 दिनों में हल कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी मुआशरे की बका की बुनियाद कानून और इंसाफ की बालादस्ती है। कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती रियासतों और इसके अवाम के रिश्ते को मजबूत बनाती है, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ऐसा है जहां एक आम आदमी अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी अदालत का रुख करने से घबराता है, क्योंकि वकील, तारीखें, स्टे ऑर्डर्स और सालों केसेस का लटकना यहां आम सी बात है। जबकि जो लोग अपनी रुदात लेकर अदालतों का रुख करते हैं उनको सालों वकला को फीसें भी देना पड़ती हैं, जबकि इंसाफ के हसूल में दहाइयाँ गुजर जाती हैं। अगर हम अदाद-ओ-शुमार को देखें तो लीगल एड सोसाइटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि इन केसेस को हल करने के लिए दस्तयाब जजेस की कुल तादाद 4000 से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालतों के जरिए दीवानी मुकदमे को हल करने में औसतन 15 साल लगते हैं। आलमी सतह पर इसी तरह के मुकदमात के इल्तवा के मसाइल वाले ममालिक ने सालसी के जरिए तनाज़ात को हल करते हैं। बरतानिया सालाना 20 अरब पाउंड के मुख्तलिफ मुकदमात की सालसी करता है। चीन ने सिर्फ 2020 में तकरीबन 20 लाख तिजारती मुकदमात सालसी मराकज़ को भेजे और सालसी तनाज़ात के जरिए से इनको हल किया गया। सालसी का अमल एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से एक तरबियत याफ्ता सालिस दो इख्तलाफी फरीकों के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम करता है, जो उन्हें बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तस्वीर के माहदे की तरफ रहनुमाई करता है। पाकिस्तान में सालसी के मॉडल का हाल ही में इस मॉडल को तस्लीम किया गया है और कामयाबी से अब इस वक्त ये नाफिज हो चुका है। अब तक 75 सिविल और तिजारती मामलात की सालसी मुमकिन हो चुकी है और अब तक 80% मुकदमात को बड़ी कामयाबी से हल किया गया है, जिसका दौरानिया सिर्फ 10 दिन होता है। मकामी सतह पर यह एक बड़ा इकदाम है, लेकिन आलमी सतह पर गैर मुल्की सरमायाकार इन ममालिक में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं जहां पर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के निज़ाम मौजूद हैं। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नासिर असलम जाहिद ने 2013 में पाकिस्तान में लीगल एड सोसाइटी कायम की, जो 2015 से सिंध, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में सालसी को इदारा जाती बनाने के लिए काम कर रही है। लीगल एड सोसाइटी ने सिंध भर में 2000 से जायद कम्युनिटी आगाही के सेशंस का इनेकाद किया, जिसने 30,000 से जायद शहरियों को
अहम मालूमात फराहम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जजेस और मजिस्ट्रेट को तरबियत दी ताकि वो आवाम के लिए सहूलत का बायस बन सकें। लीगल एड सोसाइटी के सरकारी और निजी इदारे जैसे सुई सदरन गैस कंपनी है, किस तरह कराची इलेक्ट्रिक कंपनी और पाकिस्तान के कुछ बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स इसके मेंबरान हैं। एक तरफ निज़ाम इंसाफ है जहां सालों लोग जाते हैं मगर फैसले नहीं हो पाते, जिंदगियां उनकी इसी मामले में गुजर जाती हैं, पैसा और वक्त अलग बर्बाद होता है। मगर दूसरी तरफ सालसी का जो निज़ाम है वो अदालत आपको बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है और क्या ये निज़ाम इतना शफाफ होगा कि अवाम इस निज़ाम के जरिए इंसाफ के हसूल को तरजीह दें। इन सब मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद शाहजर इलाही साहब। आप प्रोग्राम डिलीवरी स्पेशलिस्ट हैं लीगल एड सोसाइटी के। शाहजर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी कानूनियन इसकी जो हैसियत है वो क्या है और बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी कैसे इसको एप्लीकेबल किया गया है? इस वजह से मैं बिलखसूस बड़ा खुश हूँ कि आजकल मीडिया पे ये टॉपिक बहुत जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और आप जैसे जो हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए, अदाद शुमार तो आपने बता दिया, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करना चाह रहा हूँ। लीगल एड सोसाइटी एडीआर के अलावा भी केसेस लेता है जो हमारे वकला पूरे सिंध में और इस्लामाबाद में भी कुछ हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट वो हल करते हैं। हमारे पास इस तरह के तकरीबन 4 केसेस हैं जो पिछले 55 सालों से ज्यादा जिनको अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो लिटिगेंट्स हैं या जो पार्टीज हैं उनको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। बहुत आसान है, अवाम का जो गम गुस्सा है वो जुडिशरी की तरफ जाता है कि ये जजेस की गलती है, लेकिन जिस तरह आपने खुद बताया कि 22 लाख केसेस हैं, अवाम अदालत के अलावा किसी पे ट्रस्ट इस वक्त नहीं कर रही कि ये मेरे डिस्प्यूट्स का हल करेगा, और जजेस की कुल तादाद 4000 है और अभी भी हम वैकेंसीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो जुडिशरी ओवरबर्डन्ड है। अब जहां तक एडीआर की बात है, अल्लाह का बड़ा ये करम हुआ और हमारे लेजिस्लेटर्स की इसमें एक बहुत बड़ा हाथ शामिल है। लीगल एड सोसाइटी ने खुद इन लेजिस्लेशंस में बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया कि अब हमारे पास ये सूरत हाल है कि सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मीडिएशन के जो बिल्स हैं वो इख्तियार कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान का बिल उनकी कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है, इंशाल्लाह लेजिस्लेटिव असेंबली से हो जाएगा। वो बिल भी लीगल एड सोसाइटी ने ड्राफ्ट किया। इस्लामाबाद की अगर मैं बिलखुसूस बात करूं, इस्लामाबाद में जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2017 के तहत एक तमाम ये मीडिएशन या सालसी का निजाम जो है वो इस्लामाबाद में मुतारिफ करवाया गया, और पिछले 1 सालों में या 2 सालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडीआर कमेटी, जिसमें जस्टिस मियागुल हसन शामिल हैं, जस्टिस सरदार एजाज साहब शामिल हैं और जस्टिस बाबर सितार साहब शामिल हैं, ये चीफ जस्टिस की सरबराही में अब तक 40। शाहजर साहब, हमें थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए जरूर बताइएगा कि वो 4 केसेस कौन थे और उनकी नोयत क्या थी जो 55 साल से पेंडिंग थे, नंबर 1। और उसके साथ ये बताइएगा कि ऐसे केसेस जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में फाइल हो चुके हैं, जिन पे हियरिंग्स भी हो चुकी हैं, तो अगर वो आपकी तरफ मुंतकिल होने हैं तो उसका क्या कानूनी तरीकेकार है? देखिए जी, जो केसेस अभी हमारे चल रहे थे वो ज्यादातर ये जो 55 सालों के डिलेज आते हैं ये सिविल केसेस में आते हैं। हमारे पास ये सारे जो डिस्प्यूट्स थे ये प्रॉपर्टी के या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या मैरिटल डिस्प्यूट्स थे या फैमिली के मसाइल थे। इस वक्त पाकिस्तान में 22 लाख में से भी जो ज्यादातर केसेस हैं वो सिविल नेचर के केसेस हैं। मीडिएशन के कवानीन के मुताबिक क्रिमिनल केसेस में बहुत कम गुंजाइश होती है कि सालसी हो सके, क्योंकि उसमें रियासत खुद एक मुद्दई होती है जिनके थ्रू हल किए जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट से लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ ये कहता है कि अगर 2 एक डिस्प्यूट हो गया है तो वो हाई कोर्ट जाने से पहले किसी सालिस के पास जाके अपने मसले का हल करवा सकते हैं, और लॉ जो कानून है वो मैक्सिमम 60 दिन अलाउ करता है। हमारे सेंटर में जो अब तक तकरीबन 75 मीडिएशंस हुई हैं वो ऑन एवरेज 10 दिन में कंक्लूड हो गई, और जो भी राजीनामा निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई फैसला नहीं होता, ये जिस तरह जिरगा है ये वैसा नहीं होता, दोनों फरीकैन आपस में बाहमी रजामंदी से एक राजीनामे पे साइन करते हैं और कानून के मुताबिक उस राजीनामे को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बना दिया जाता है सिविल कोर्ट में दायर करके, जो मैक्सिमम 1 हफ्ते में बन जाता है। और जो केसेस, और लॉ की दूसरी प्रोविजन ये है कि जो आपके सिविल तनाज़ात चल रहे हैं किसी भी कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें जज साहब को एक एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इस सूबे के एडीआर लॉ के मुताबिक मैं अपना केस मुसालेहत के थ्रू हल करवाना चाह रहा हूँ। अब अगर दूसरी पार्टी राजी है उस केस में भी भेजा जा सकता है, और कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि कोर्ट उसकी नौयत को समझ के कहती है जी बिल्कुल इसमें सालसी होनी चाहिए, तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि दोनों शाहजर साहब ये जरूर बताइएगा कि जो आवाम के लिए और हमारे नाजरीन के लिए तवज्जो का बायस होगा, जिसमें उनके इंटरेस्ट भी होगा, कि अगर कोई केस नॉर्मली आप कोर्ट में फाइल करते हैं तो आपको एक बड़ा वकील हायर करना पड़ता है, उसको लाखों रुपए, कुछ केसेस में करोड़ों रुपए फीस अदा करना पड़ती है, लेकिन अगर वही मामला अगर एडीआर के पास आएगा
तो वहां पर क्या एक आम आदमी को क्या खुद वहां पर अपेयर होना पड़ेगा या उसको भी तगड़ा वकील रखना पड़ेगा? और अगर वकील नहीं रखना पड़ना तो क्या एडीआर को कोई भारी फीस अदा करना पड़ेगी? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बड़ा जबरदस्त सवाल है जी। पहली चीज तो ये कि मीडिएशन वो वाहिद प्रोसेस है जहां पे पार्टी को ज्यादा मौका दिया जाता है बात करने का। अगर आप कभी कोर्ट गए हो, हम लोग कोर्ट जाते हैं, आप ऑब्वियसली यूर लीडिंग एंकर, आप भी कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जो पार्टी इटसेल्फ होती है उसको बात करने का मौका 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं, बाकी तमाम जो केस है वो वकील लड़ते हैं। लेकिन अगर मसला मेरा और आपका है तो मैं और आप इस पोजीशन में हैं कि अगर हमें एक ऐसा ज्यादा बेहतर हल निकाल सके। सो मुसालिहत पार्टी सेंट्रिक प्रोसेस है, यहाँ पे पार्टी ज्यादा बात करती है। लेकिन हमने जो केस में फी होती है उसका 5% 6% फी लेके आपने क्लाइंट्स को मीडिएशन में कैसे 5 to 10% शाह साहब ये जरूर पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि ये जो मामला है फीस का वो थोड़ा क्लियर नहीं हो सका, हमारे नाजरीन को क्लियर कीजिएगा कि एडीआर में अगर अपना मामला लेकर जाते हैं तो कितनी फीस उनको अदा करना पड़ेगी, उसका क्या तरीकेकार है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जस्टिस अभी हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक केस रेफर हुआ जिसमें जज साहब ने जो मीडिएशन की फी मुकर्रर की वो 20,000 रुपए मुकर्रर। कुछ बड़े कमर्शियल नोयत के केसेस हैं जो अरबों रुपए के हैं, जहां पे जो मीडिएटर आता है वो जरूरी नहीं है कि एक वकील हो, वो मीडिएटर एक बड़ा एक्सपर्ट प्राइवेट सेक्टर का बंदा होता है जो दोनों पार्टीज को साथ में बिठाता है। तो उन केसेस में 15 से 20 लाख रुपए भी फीस होती है, तो वो केस की वैल्यू पे डिटरमिन किया जाता है। लेकिन फैमिली केसेस, कस्टडी ऑफ चाइल्ड के केसेस, छोटे प्रॉपर्टी केसेस जिनकी वैल्यू 5 लाख तक होती है, उसमें यूजुअली मीडिएटर्स कोई फी नहीं लेते, प्रो बोनो किया जाता है। हमारे सेंटर में मसलन 5 लाख की नोयत से अगर कम का आपका मामला है तो हम कोई फी चार्ज नहीं करते। वकला को लाने की भी जरूरत नहीं है छोटे केसेस में। बड़े केसेस में वकील जरूर बैठते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया क्योंकि प्रोसेस होता ही 10 दिन का है तो वकीलों की फी भी लिटिगेशन के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो अगर शाहिद साहब अगर किसी मामले के अंदर एक फैमिली का फॉर एग्जांपल वरासत का अगर डिस्प्यूट है, आपने उसको फैसला किया, तो जो आप अपने रिटर्न अपना जजमेंट इशू करेंगे उसकी जो कानूनी हैसियत है किसी मुतलका इदारों के अंदर जहां उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी है, तहसीलदार का ऑफिस है, पटवार खाना है, किसी जगह के ऊपर, तो जो एडीआर का आपकी तरफ से जो डिसीजन इशू होगा उसके लीगली उसकी जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो बाउंड होता है, उसके ऊपर कोई फिर प्रॉब्लम तो नहीं आता कि ये तो हाई कोर्ट का फैसला नहीं है और मुतलका इदारा उसको एक्सेप्ट न करे? 100%। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको अभी तफरीक करूं। मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई जो मीडिएटर होता है, जिस तरह अगर मैं मीडिएटर हूं तो मेरे पास फैसला करने का इख्तियार है ही नहीं। मेरी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी ट्रेनिंग ये होती है कि मैंने दोनों पार्टीज को इस जगह पे कैसे लाना है कि पार्टीज खुद अपने मसले का फैसला करें। इसीलिए मीडिएशन का जो रिजल्ट होता है वो कोई डिसीजन या अवार्ड नहीं होता। मीडिएशन का रिजल्ट एक राजीनामा होता है जो दोनों पार्टीज साइन करती हैं। सो मीडिएशन में कोई थर्ड पार्टी डिसीजन नहीं लेती, वो थर्ड पार्टी पार्टीज को इंकरेज करती है और इस नहज तक लाती है कि पार्टीज खुद अपना फैसला करें। तो क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इसी तरह जिस तरह पहले कॉम्प्रोमाइज डिक्री बना करती थी, इसी तरह लॉ में एक प्रोविजन प्रोवाइडेड है कि अगर मीडिएटर गवर्नमेंट से नोटिफाइड है या हाई कोर्ट से नोटिफाइड है और उसने मीडिएशन करवाई है, दोनों पार्टीज ने साइन किए हैं, तो वो कोर्ट में फाइल होके ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बन जाएगी और हर इदारे में वैलिड होगी बेस्ड ऑन द लॉ। बिल्कुल ठीक। लास्टली ये बता दीजिएगा कोई क्या एक दो केसेस के ऐसा कोई तफसील बता सके कुछ जो सालों से पेंडिंग थे और उसको एडीआर में आए, उनको सॉर्ट आउट किया गया और इंप्लीमेंट कर दिया, उनकी नोयत क्या थी? ये बड़ा अच्छा सवाल है सोहेल साहब। इसमें इस तरह से है कि जो सबसे ज्यादा इस लॉ की खूबसूरती है वो ये है कि मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल है। मैं इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मीडिएशन के मिनट्स या प्रोसीडिंग्स एज एविडेंस सबमिट नहीं करा सकता, और अगर मैंने एक मीडिएशन या सालसी करवाई है तो वो मीडिएटर एज ए विटनेस भी अपीयर नहीं हो सकता। सो मैं केस की तफसील तो आपको अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि हमारे पास पिछले 2 महीनों में 15 ऐसे केसेस सिंध से और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रेफर हुए हैं जो पिछले 2-2, 3-3, 4-4 सालों से पेंडिंग थे। और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और दादू से 20-20 साल पुराने 2 केसेस हमारे पास रेफर हुए जो 5 दिन में हल हो गए। और पार्टीज अब इस नहज पे है कि जो पार्टीज एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाह रही थी, अब वो बिल्कुल ठीक। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अवाम को उनकी रहनुमाई की। बिल्कुल लोग जो अपनी मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से सालों अदालतों को चक्कर लगाने पर मजबूर होते हैं और उसके साथ साथ वकला को भारी फीसें उनको अदा करना पड़ती है, तो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बहुत शानदार एक ऐसा तरीक़ेकार है जो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इंतहाई कम खर्च के अंदर आप अपने मसले को हल कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में दाखिल हो चुकी है। जदीद ममालिक की तवज्जो अब नित नई टेक्नोलॉजी पर है। मुल्कों में टेक्नोलॉजी हब बनने की दौड़ लगी हुई है, जबकि टेक्नोलॉजी ने ममालिक की सिक्योरिटी और हसास मालूमात को भी
खतरे में डाल दिया है। आए रोज साइबर अटैक ने जदीद दुनिया के साथ साथ हमारे जैसे मुल्कों को परेशान कर दिया है। बड़े इदारों की वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं, जिससे हसास मालूमात के लीक होने का खदशा रहता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए अब मुल्की सतह पर काम किया जा रहा है और इसके साथ साइबर हमलों को रोकने के लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम का सिलसिला जारी है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन ने मुल्क के मुतअद्दिद साइबर हमलों का जो मुख्तलिफ हमारी वेबसाइट शिकार हुई उनको पॉइंट आउट किया और इस मसले के तदारुक के लिए हंगामी तौर के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम ज़रूरी था। और इस मकसद के लिए जो मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी के वाक़यात थे, मुख्तलिफ जो खिलाफ वर्जियाँ हुई थी, उसको रोकने के अलावा कौमी अहम मालूमाती इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुमकिन साइबर खतरात की शनाख्त के लिए मतलूबा तकनीकी सलाहियतें भी फराहम करना ज़रूरी हो चुकी थी। अब वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को एक मनसूबे पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर ख़जाना ने भी इजलास की सदारत की, जिसमें तय हुआ कि एक ऐसा मनसूबा शुरू किया जाए जो ऐसे हमलों से बचा सके और एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाए और इस मनसूबे के निफाज का मरबूत तरीक़ाकार बनाने की ज़रूरत है। और इसके फंडिंग के लिए एक मसला था, इस फंडिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने का फैसला किया गया, चूंकि हालिया बजट में इस मनसूबे के लिए पैसे नहीं रखे गए थे। इस सूरत हाल के बाद वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुतलका हुकाम को बताया कि मज़कूरा इक़दाम के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड से 5 अरब रुपए की ब्रिज फिनेंसिंग का मामला वफाकी वजीर बराए IT की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में रखा गया और इस इजलास की पॉलिसी कमेटी के सामने जब मामला आया तो उन्होंने कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा कंसर्न का इजहार किया। ताहम इसी में यह मामला गया और अब फिनांस डिवीजन की तरफ से तस्दीक की गई है कि R&D फंड यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड से ब्रिज फिनेंसिंग के तौर के ऊपर 5 अरब रुपए जो इस हेड्स में मौजूद थे वो फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, मुल्क की साइबर सिक्योरिटी के लिए ये रकम बहुत कम है, लेकिन ज़रूरी ये है कि मुल्क की हसास मालूमात को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ मज़ीद इक़दाम किए जाएँ और आने वाले दिनों में नई साइबर सिक्योरिटी पर भरपूर तवज्जो दें ताकि इस जदीद दौर में हैकर्स के हमलों से महफूज रखा जा सके अपने मुख्तलिफ नेटवर्क्स को। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।